नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो 3 जो है वो आज खत्म होने वाला है, क्योंकि आज उसका लेक्चर 4 है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी किताब है उसका चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और आज लेक्चर नंबर जो 3 है वो इसका लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है। यानी कि कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी बचा हुआ है वो सारा मैटर है। जैसे कि साक्षरता हुई, व्यवसायिक संरचना हुई, उसके अंदर कुछ बची हुई चीज़ें जो कुछ भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो फैक्ट है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे साक्षरता। आज तक कई बच्चों को ये नहीं पता, नाम तो जानते हैं साक्षरता, लेकिन डिटेल से कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है कि वास्तव में साक्षरता है क्या, इसमें क्या देखा जाता है, ये किस प्रकार काम करती है, व्यवसायिक संरचना क्या होती है। ये सारी चीजें बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है। तो आज ये दोनों टॉपिक हम देखने वाले हैं। दूसरा, एग्जाम व्यू की दृष्टि से या एग्जाम व्यू के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। साक्षरता और व्यवसायिक संरचना दो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के आते हैं, जो हमें आज क्लियर करके ही रहना है। तो बड़े ही मजेदार तरीके से, बड़े ही मस्त तरीके से मेरे साथ एंजॉय करते हुए क्लास में ही याद करना है। और 11th वाले बच्चे टेंशन ना ले, उनकी भी क्लासें बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। देखिएगा आगे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले साक्षरता की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? साक्षरता क्या है, क्यों है और क्यों पढ़ी जाती है, ये सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। साक्षरता की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, साक्षरता होती क्या है, अर्थ क्या है साक्षरता का। देखो, अलग अलग देशों का अलग अलग मानक होता है, लेकिन हम भारत की भी बात करेंगे और उन देशों की भी बात करेंगे जहां साक्षरता को अलग तरीके से देखा जाता है। साक्षरता का जो अर्थ होगा वो सब जगह एक ही होगा कि अक्षर ज्ञान। साक्षरता का अर्थ क्या है? अक्षर ज्ञान, यानी अक्षर का ज्ञान होना, क्या क्या आना, गणित का कुछ ज्ञान होना, अक्षर ज्ञान। पहली बात तो ये। दूसरा, और क्या कह सकते हैं इसको, साक्षरता को? अंक गणित का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना, अंक गणितीय ज्ञान, अंक गणित का ज्ञान। ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन साक्षरता का अर्थ यह है कि अक्षर का ज्ञान हो जाना, गणित, छोटी मोटी कैलकुलेशन करना आना। एक बार अभी तो साक्षरता पे जो है बहुत कम, सरकार की नीतियां साक्षरता पे बहुत कम काम कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की जो साक्षरता है, बीच में बता रहा हूं मैं आपको, भारत की जो साक्षरता है वो मात्र और मात्र 74% ही है। जबकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की देखें, पूरे विश्व की हम, तो पूरे विश्व की जो साक्षरता है वो 86% है, 86% है। तो आप देखो कहां 86 और कहां हमारा 74। ये कुछ पॉइंटों में है, लेकिन पॉइंटों को याद नहीं रखना है आपको। 74 और 86 का इतना जो डिस्टेंस है बीच में, इसको आपको जरूर याद रखना है। अब भारत कितना पीछे चल रहा है, इसीलिए यूएनओ कहता है, यूएनओ की नजर में, किसकी नजर में? यूएनओ की नजर में जो व्यक्ति 15 साल का है या 15 वर्ष से ऊपर का है, उसको अगर अक्षर का ज्ञान है तो उसे साक्षर माना जाता है। 15 तक की वो छूट देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। 7 वर्ष, भारत में क्या है? 7 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्तियों को इसमें जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उसको जोड़ा जाता है। यानी मैं ये कह रहा हूं, यूएनओ जो है वो तो कहता है साक्षरता जो है वो 15 साल से मापी जाती है, 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों की देखी जाती है। लेकिन अपना भारत कह रहा नहीं, हम तो 7 वर्ष से ही माप रहे हैं। कितने वर्ष से माप रहे हैं? 7 वर्ष से। तो साक्षरता का मतलब अक्षर का ज्ञान होना, अंक गणित का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना, उसके अलावा 7 वर्ष या इससे अधिक के व्यक्तियों को इसमें देखा जाता है। क्या कारक है साक्षरता के घटने और बढ़ने के? ऐसे कौन से कारक हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, साक्षरता को प्रभावित, समझ आएंगे आप, करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित पूरा ही लिख देता हूं, है ना, नहीं तो कहते फिरेंगे, क्या कहते फिरोगे रे, है ना, कि यार आधा अधूरा पढ़ा देते हैं, हमें पूरा नाम भी नहीं लिखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले तो ये नाम आधा ही आ जाएगा, इसलिए हम पूरा ही इसको लिख देते हैं। साक्षरता को
प्रभावित करने वाले कारक। कौन है जो साक्षरता को प्रभावित कर रहा है? तो सबसे पहले साक्षरता को प्रभावित करता है महिलाओं की स्थिति। बार बार हमने इस मुद्दे पे बात की। महिलाओं की स्थिति कैसे प्रभावित करती है महिलाओं की स्थिति साक्षरता को? समाज में, जिस समाज में या जिस देश में महिलाओं का उत्थान हो रहा है, महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, महिलाओं को है दृष्टि से नहीं देखा जाता है, महिलाओं को कम नहीं आंका जाता है, वो देश ऑटोमेटिकली विकासशील श्रेणी में तो आता ही है, जनसंख्या को भी कंट्रोल कर पाता है, लेकिन अक्सर ज्ञान बढ़ाने में भी सहायता करता है। आज हम साक्षरता की अगर बात करें तो पुरुषों की साक्षरता कई गुना ज्यादा मिलेगी, स्त्रियों की कम मिलेगी, क्योंकि स्त्रियों की पढ़ाई को कम महत्व दिया जाता है। तो महिलाओं की स्थिति किस मुद्दे पर? शिक्षा में, रोजगार में, हर क्षेत्र में। तो मैं लिख देता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भागीदारी है, ये साक्षरता में बहुत इफेक्ट डालती है। दूसरा, सरकार की नीतियां। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या नीतियां और क्या नियम बना रही है? सरकार की नीतियां। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो क्या नीतियां बना रही है? लोगों को अक्सर ज्ञान के लिए कोई प्रोजेक्ट चला रही है। जैसे 95 और 2000 के बीच में एक समय ऐसा आया था जब गांव के अंदर एक जो ढाणियां गांव और ऐसे क्षेत्र और ऐसे तबके जो शिक्षा से बिल्कुल छुपे हुए थे, जहां तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई, तो गवर्नमेंट ने हर एक कॉलोनी नहीं कह सकते, गांव में तो ढाणी हुआ करती है, हर एक ढाणी, हर एक ऐसा क्षेत्र जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, वहां कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो पूरे परिवार में या पूरे समाज में या पूरे कबीले में एक व्यक्ति शिक्षित है और उसने 10वीं 12वीं की डिग्री ले रखी है। उस व्यक्ति को ढूंढा और उसको यह जिम्मेदारी दी गई कि आपको एक पारितोषिक दिया जाएगा, यानी एक राशि दी जाएगी आपको, 250-300 रुपए के आसपास हुआ करती थी मंथली। और इसमें आपको क्या करना है कि आसपास के जितने भी लोग हैं शाम के समय उनको बिठाना है और सबको कै ख गड़े और गिनती जो होती है 1 2 3 वाला ये मैटर, अंक गणित का नॉलेज कराना है, यानी 7 साल से ऊपर के जितने ही हैं सबको पढ़ाना है। फिर भी कुछ लोग नहीं आते थे, तो ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाया। तो वो क्या थी? सरकार की नीतियां। तो ऐसी नीतियां आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। उसके अलावा संचार, टीवी टेलीविजन के माध्यम से भी लोग शिक्षित होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं संचार और सूचना। संचार और सूचना के साधन और सूचना के साधन, ये चीज भी फर्क पटकती है, ठीक है। इसके अलावा ढेर सारे कारण हो सकते हैं, अभी हम लिखना शुरू करेंगे तो लिखते ही जाएंगे, लेकिन ऐसे कई कारण होते हैं जो किसी प्रकार से साक्षरता को प्रभावित करते हैं। क्या साक्षरता और शिक्षा एक है? पहली चीज हम बता रहे हैं साक्षरता, और दूसरी हम बता रहे हैं शिक्षा। ये एरो मैंने क्यों बनाया ये भी मैं बताऊंगा। क्या ये दोनों एक है? ये दोनों एक नहीं है। जब साक्षरता होती है, जब शिक्षा की ओर मानव बढ़ता है, तो पहले तो साक्षरता का होना बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए। दूसरी बात, साक्षरता में सिर्फ अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। शिक्षा के अंदर एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे 12th का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट होता है। एक जो है आपको एक क्वालिटी जो आपने शिक्षा में हासिल की और जहां तक आपने लिए, तो एक डिग्री दिया जाता है। वो डिग्री का जो मामला है वो पूरा शिक्षा में, जबकि साक्षरता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो तो एक अक्षर ज्ञान है जो किसी प्लान के तहत, सरकार की योजना के तहत लोगों को कराया जाता है। क्या कोई देश ऐसा है जो पूरे विश्व में साक्षरता को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी साक्षरता बहुत अच्छी है? तो डेफिनेटली कोई ऐसा भी रहा होगा जिसकी साक्षरता बहुत कम है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या बात कर रहे हैं हम? सबसे अधिक क्या भाई? साक्षरता। तो आप समझ आएंगे सबसे अधिक साक्षरता कहां की है, बताइए मुझे। सबसे अधिक साक्षरता जो है वो है उत्तरी कोरिया। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम, तो वो है नाइजीरिया।
जीरिया। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, किताब में है नहीं, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा लाना है। और बच्चे वही मेरिट और अच्छा रैंक कर पाते हैं, वो बच्चे 100 में से 100 नंबर ला पाते हैं ज्योग्राफी में। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण ये होती है। कॉलेज में इन्हें हम पढ़ के कॉलेज को पास करेंगे, उससे अच्छा हमें अभी भी इसको पास करना है, ये हमें जानकारी होना चाहिए। ये क्या लिखा है हमने, ये लिखा है साक्षरता सबसे अधिक उत्तरी कोरिया, साक्षरता सबसे कम नाइजीरिया, ये दोनों याद रखना है। तो 3-4 चीजें आपको मोस्टली याद रखना है कि विश्व का साक्षरता कितना है। ये 2011 के आंकड़े मैंने लिखे हैं, 2011 के आंकड़े। और ये जो परिभाषा मैंने लिखी ये 2001 में दी गई। कब दी गई, 2001 में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साक्षरता अक्षर ज्ञान है, अंक गणित का ज्ञान है, 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों का ज्ञान है। यूएनओ कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसको कहने दो। साक्षरता में कौन आगे है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ये सारी चीजें हमने बहुत मस्ती से पढ़ ली। आपने इतना अगर लिख दिया ना साक्षरता में, तो मैं दावा करता हूं अपना जो परिवार है लर्न एंड शेयर, उसके अलावा ये कोई भी नहीं लिख के आएगा। क्योंकि ये वो आंकड़े और वो चीजें हैं जो मैंने अलग अलग किताबों से खगोल करके सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं, कि मेरे बच्चों का जिस दिन बहुत बढ़िया नंबर बनेगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। एक बच्चे ने कहा सर आपके आशीर्वाद से मैंने मेरे स्कूल को टॉप किया 11th में। कुछ तो उसने सीखा, कुछ तो अच्छे से पढ़ा, और 12th में इस बार पूरे भारत में हमें परचम लहराना है। जिस प्रकार साइंस में परचम लहराया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से साइंस में भी परचम लहराना है। वादा कर दो कमेंट बॉक्स में, सर आपकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। आप हमें मेहनत कराइए, आप जितनी मेहनत करोगे हम डबल करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जितनी करेंगे हम उसकी 3 गुना करेंगे। इसलिए शानदार तरीके से पढ़ना। तो ये साक्षरता थी। अब किताब में कितना मैटर है, किताब में इतना है। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, यानी अक्षर का ज्ञान होना, पढ़ने और लिखने की क्षमता। अब पढ़ने और लिखने में तो क्या अक्षर का ज्ञान है उसको, और अंक गणित का नहीं है तो उसको साक्षर नहीं माना जाएगा। तो ये परिभाषा तो हम खंडन भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज लिख के इसको लिखना भी है। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग होते हैं। अब सारी कंट्री के तो हम याद नहीं कर सकते कि यहाँ तो 11 वर्ष के माना जाता है, यहाँ 9 वर्ष के बच्चों को माना जाता है। हमें तो ये याद रखना है कि यूएनओ क्या मानता है 15 वर्ष, भारत क्या मानता है 7 वर्ष। बस इतनी सी बात, दोनों चीजें बता दी मैंने आपको। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो ये कहता है, साक्षरता मिशन क्या काम करता है, साक्षरता मिशन जो है पूरे भारत में साक्षर यानी अक्षर का ज्ञान कराने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है और उसे पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे हम साक्षर कह सकते हैं। यानी देखते हैं ना, दादी जी वगैरह गांव में आज भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो अपना नाम लिखना हम सिखाते हैं उनको, तो टेढ़ा मेढ़ा कर करके धीरे धीरे सीख जाते हैं। वो इतने खुश होते हैं कि मुझे मेरा नाम लिखना आ गया। वो अक्षर ज्ञान है, वो साक्षरता है। तो ये खुशी सरकार की नीतियों के माध्यम से सरकार देने का प्रयास करें। महिलाओं को है दृष्टि से ना देखा जाए, शिक्षा और संचार की व्यवस्था को बढ़ाया जाए, संचार और जो सूचना है उसको बढ़ाया जाए, और सरकार की नीतियां और जागरूकता जो है वो हर जगह फैलाई जाए। तो ये थी साक्षरता। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम व्यवसायिक संरचना। क्या देखने वाले हैं, व्यवसायिक संरचना। क्या होती है व्यवसायिक संरचना, बहुत सिंपल है, संरचना, व्यवसायिक संरचना। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हेडिंग कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें। व्यवसायिक संरचना, व्यवसायिक संरचना जो होती है ना, देखो हमने एक आयु वर्ग पढ़ा था, ये वो रिपीट है थोड़ा, इसलिए मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा आपका। आयु वर्ग हमने पढ़ा था, उस आयु वर्ग में हमने देखा 0 से 14 वर्ष के बच्चे, जो बच्चे थे ये बिल्कुल बच्चे माने जा रहे थे, लेकिन 15 से 59 के जो व्यक्ति थे वो प्रौढ़ माने जाते थे। तो ये बच्चे लिख देता हूं मैं, इसको बाल वर्ग भी कह सकते हैं हम, बाल वर्ग। इसको तरुण वर्ग भी, छोटा बच्चे का कोमल वर्ग भी कह सकते हैं। 15 से 59 में प्रौढ़ माना जा रहा था, यानी युवा माना जा रहा है, पूरी तरह से युवा। इसको युवा, राहुल गांधी अभी भी युवा, ठीक है। और 60 से ऊपर, ये भारत का एज ग्रुप है जो हमने बांट रखा है। 60 से ऊपर वृद्ध माने जा रहे थे, बूढ़े माने जा रहे थे, वृद्ध माने जा रहे थे। ये 3 एज ग्रुप बनाए। लेकिन इस एज ग्रुप को बनाने का कारण क्या है, इस एज ग्रुप को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि यहां हमने प्रौढ़ लिखा,
और ये एरो बना दिया, क्यों बनाया अभी समझाएंगे, ये बना दिया, और यहां हमने बाल वर्ग लिखा, बाल वर्ग, और इस जगह हमने लिखा जो हमारा पीछे वाला था वृद्ध। अब इस एरो का मतलब है बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग, ये दोनों ही एरो दोनों इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, इसको टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाल वर्ग जो है, बाल वर्ग जो है यहां पे, वो जो चाहे उसकी शिक्षा है, चाहे उसकी चिकित्सा है, चाहे उसका आवास है, यानी कि सब कुछ व्यवस्था इसकी जो करता है ये प्रौढ़ वर्ग करता है, ये वाला वर्ग, ये प्रौढ़ वर्ग। यानी कि ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है, इस पे, प्रौढ़ पे, यानी युवा पे। छोटे बच्चे, जैसे मैं युवा हूं, मेरे छोटे बच्चे को कुछ भी चाहिए तो कौन दिलाएगा, मैं दिलाऊंगा। अरे इतना क्या सोच रहे हो आप, सोचो हमें नहीं कहते सर आप भेजो खिलौने खिलौने, अरे आपको नहीं भेजना है, मैं ही दिलाऊंगा उसको। तो मैं प्रौढ़ में आता हूं तो बाल वर्ग किस पे आश्रित है, प्रौढ़ पे। लेकिन मेरे जो पिताजी या दादाजी जो बूढ़े हो गए बिल्कुल, और उनको अब दवाई चाहिए, अब आप कहेंगे सर पेंशन आती है उससे लेके आ जाएंगे, नहीं, उनको जो दवाई चाहिए या फिर उनको इस खाट से उस खाट पर ले जाना, बाहर घुमाना, वो चल फिर नहीं सकते, पूरी तरह से निर्भर किस पे, इस प्रौढ़ पे। यानी कि प्रौढ़ जो भाग होता है व्यवसायिक संरचना का, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इस प्रौढ़ की अगर हम विशेष चर्चा करें तो यही देख लेते हैं इसको हम, वृद्ध के लिए वही कारक लगेंगे जो किसके लगे थे, इस बाल वर्ग के। शिक्षा, आवास और चिकित्सा, अब इसको शिक्षा की तो जरूरत नहीं है, आवास और चिकित्सा जो भी उसको चाहिए प्रौढ़ दिलाता है, क्योंकि प्रौढ़ जो है वो रोजगार में संलग्न है, रोजगार में संलग्न है, यानी रोजगार कर रहा है ये। दूसरा, इसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो ये जिम्मेदार वर्ग है। कौन सा वर्ग है, जिम्मेदार वर्ग, ठीक है। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिन दोनों को इन दोनों को आश्रित, इन दोनों का जो आश्रय है वो स्थल या फिर वो व्यक्ति पूरा युवा वर्ग है। यानी कि देश में युवा वर्ग अगर मजबूत है तो राल्फ वाल्डो इमर्सन बहुत पहले कह गए कि जिस देश में शिक्षित युवा और शिक्षित स्त्रियां और शिक्षित पुरुष होंगे वो देश स्वतः ही इतना ऊंचा उठ जाएगा, जब अन्य देश निद्रामग्न होंगे यानी सो रहे होंगे तब उस देश के युवा साहस और उत्साह और जोश के साथ देश को ऊंचा उठा देंगे। इसको उठा के ऐसे नहीं, उठाने का मतलब देश को विकासशील से विकसित में लेके आ जाते हैं। एक तो होता है विकासशील और एक होता है विकसित। विकासशील रनिंग में होता है, वो पूरी तरह से सारे संसाधनों की दृष्टि से अपने आप पे आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, जबकि विकसित आत्मनिर्भर देश होता है। भारत अभी तक क्या है, विकासशील है, यानी दौड़ रहा है, अभी तक विकसित नहीं है, क्योंकि अभी अपने आप में वो सक्षम नहीं हुआ है कि किसी से कुछ भी नहीं ले और सारी चीजें उसके पास हो जाए। तो ये वर्ग होता है। इसको और डिटेल से कुछ एक स्लाइड आगे देख लेते हैं। व्यवसायिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या किसको कहा जाता है, देखो पहला ही शब्द बताओ, बाल वर्ग काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। क्या वृद्ध वर्ग काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। काम कौन करता है, 15 से 59 वाला वर्ग, स्त्री और पुरुष, और इस वर्ग को हम क्या कह रहे थे, युवा वर्ग कह रहे थे, ये आप जानते हैं। ये क्या करता है, कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, व्यवसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य ए वर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। अब ऐसा कोई काम ही नहीं है जो ये नहीं करता है, जितने भी काम होंगे हम इतनों की बात क्यों करें। अब ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर में जो लगे रहते हैं वो ये वर्ग लगा रहता है, वानिकी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, विनिर्माण, यानी विनिर्माण का मतलब क्या होता है, उद्योग। विनिर्माण का मतलब किसी भी चीज के रूप को परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, गुलाब से गुलकंद बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, है ना। तो ढेर सारी चीजें जो होती है वो विनिर्माण कहलाती है। द्वितीयक व्यवसाय ये सब पता आपको। कृषि जो है प्राथमिक व्यवसाय, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वैसे चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। इसके आगे जो चैप्टर है उससे आगे वाले चैप्टर में हम व्यवसायों की बात करने वाले हैं, पूरी इकाई यानी 3 चैप्टर व्यवसाय के, तो ये आते हैं आपको देखना, उस चैप्टर में बड़ा मजा आएगा। व्यवसायिक परिवहन सेवाओं में कोई लगा हुआ है, टेम्पो चलाता है, ऑटो चलाता है, बस चलाता है, लोको पायलट है, ट्रेन चलाता है ना, कुछ भी चलाता है। सेवाओं, संचार, अन्य अवर्गीय सेवाओं जैसे व्यवसाय में भाग लेते हैं, यानी ये सब कुछ काम करता है। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीय क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रिया में तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ में रखा जाता है। इस चीज को हम कॉलेज में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 5, 6 और 7 शायद चैप्टर जो है 3 वो इन व्यवसायों पर है, लेकिन इसकी पकड़ अभी से कर लो आप। कोई व्यक्ति, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सम्मलक,
यानी कोई व्यक्ति फल और फूलों का संग्रहण कर रहा है, संग्रहण, तो प्राथमिक व्यवसाय। मछली पकड़ रहा है तो प्राथमिक व्यवसाय। लकड़ी काट रहा है तो प्राथमिक व्यवसाय। कृषि कर रहा है तो प्राथमिक व्यवसाय। देखो कृषि वानिकी, मुर्गी पालन, मछली पालन, खनन कर रहा है, यानी जो खनन खोदकर किसी चीज को प्राप्त किया जाता है वो प्रक्रिया खनन कहलाती है, प्राथमिक क्रिया कहलाती है। ये सब प्राथमिक जो आदि मानव करता आया है वो प्राथमिक क्रियाएं। लेकिन इनसे जो होता है, जैसे कि यहाँ तिल, कृषि के अंदर तिल उगाए गए, तिल से जो तेल निकाला जा रहा है, विनिर्माण। मैंने बताया कुछ देर पहले, गुलाब से गुलकंद बनाया जा रहा है, गेहूं से बिस्किट बनाए जा रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है विनिर्माण द्वितीय। तो क्रिया व्यापार है। परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीयक में। परिवहन, संचार ये सब किस में आता है? टेम्पू चलाने वाला ड्राइवर किस में आता है? परिवहन। तृतीयक व्यवसाय में आता है। कम मत समझना ऑटो वाले को आप, कई गुना आगे हैं। जो उद्योग में, बड़ी कंपनी में जो काम कर रहा है उससे भी आगे हैं। संचार, टेलीफोन वाला जो लाइट का बिल काटने आता है, रीडिंग वगैरह लिखता है। संचार और सेवाओं को तृतीयक कार्य में, इसको तृतीयक में रखा जाता है। और चतुर्थ में अनुसंधान, जज वगैरह आ जाते हैं, IB के चीफ आ जाते हैं, ऑन द डिसीजन देने वाले लोग आ जाते हैं। तो ये जुड़े कार्यों से चतुर्थ व्यवसाय में आता है। और भी एक व्यवसाय होता है पंचम, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये इस चैप्टर का कुछ बचा हुआ पार्ट था, बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट था। साक्षरता और व्यवसायिक संरचना किसी भी देश की मेन दूरी होती है। कोई देश कितना साक्षर है, अब मान लो कि साक्षर ठीक ठाक है तो ज्यादातर लोग प्राथमिक व्यवसाय में होंगे। लेकिन कोई देश ज्यादा शिक्षित है, इसका मतलब व्यवसायिक संरचना जो है वो वास्तव में ज्यादा देखने को मिलेगी द्वितीयक तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय सिर्फ साक्षर देश में देखने को मिलती है। तो ये साक्षरता और व्यवसायिक संरचना मैंने पहले ही बताया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम मतलब बोर्ड, हाफ ईयरली और बोर्ड दोनों में पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसको हमने अलग से भी लिया है। लास्ट लेक्चर भी इस चैप्टर का, और समझ में आया या नहीं बता आया ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये चीज हमने देखी और समझा कि वास्तव में ये चीज है क्या, और ये छोटी छोटी चीजें कभी पूछ ली जाती है। तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा लर्न एंड शेयर का आर्ट्स का जो चैनल है टेलीग्राम का, सबको उसमें जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।